हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। यानी कि कॉस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ होता है और वो टेक्निक्स समझाने के लिए इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। यानी कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर कॉस्ट मैनेजमेंट कहेंगे किसको एंड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वो देखने के बाद कॉस्ट को मैनेज करने की टेक्निक्स देखेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर का कवरेज क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये चैप्टर हमें कहता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर ब्रॉडली दो चीज़ आएगी, एक होगा कॉस्ट कंट्रोल एंड एक होगा कॉस्ट रिडक्शन। यानी कि अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल भी अचीव कर लिया एंड कॉस्ट रिडक्शन भी अचीव कर लिया तो कहा जाएगा कि आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अचीव किया। यानी कि अगर आपको कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स पता है एंड कॉस्ट रिडक्शन की भी टेक्निक्स पता है तो कहा जाएगा कि आपको कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स पता है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है वो भी देख लेंगे। कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए जितनी भी टेक्निक का यूज़ होता है उसमें से दो टेक्निक इस चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस की है, टारगेट कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए जितनी भी टेक्निक का यूज़ होता है उसमें से एक टेक्निक इस चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस की है, पेरेटो एनालिसिस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन ब्रॉडली इस चैप्टर के अंदर होगा। एंड एक और कॉन्सेप्ट रहेगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको भी कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के साथ कैसे लिंक करेंगे वो भी देख लेंगे। पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दो चीज़ आएगी, एक होगा कॉस्ट कंट्रोल एंड एक होगा कॉस्ट रिडक्शन। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक देखेंगे एंड कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर दो चीज़ आएगी, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होगा, उसके नाम में ही लिखा है कि मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को मेंटेन करना है। जैसा कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या तो बजटरी कंट्रोल के अंदर करते हैं कि एक बार स्टैंडर्ड या तो बजट सेट किया, उसके बाद यही स्टैंडर्ड या तो बजट को मीट करने की ट्राई करेंगे, उसको अचीव करने की ट्राई करेंगे, उसको मेंटेन करने की ट्राई करेंगे या तो उसको कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट कंट्रोल। इन शॉर्ट कॉस्ट कंट्रोल के अंदर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होगा कि हमें कॉस्ट मेंटेन करना है, कभी भी कॉस्ट रिडक्शन के बारे में नहीं सोचा जाएगा। एंड कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्या होगा, उसके नाम में ही लिखा है कि प्रैक्टिकली मुझे कॉस्ट रिडक्शन अचीव करना है, जैसा कि टारगेट कॉस्टिंग के अंदर इस चैप्टर के अंदर किया जाएगा। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखा उसके अंदर कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस किया जाएगा। काइजन कॉस्टिंग वो भी हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 के अंदर। वैल्यू एनालिसिस, तो ये सारी टेक्निक का यूज़ होता है प्रैक्टिकली कॉस्ट रिडक्शन अचीव करने के लिए। तो इन शॉर्ट कॉस्ट कंट्रोल के अंदर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होगा कि हमें कॉस्ट मेंटेन करना है एंड कॉस्ट रिडक्शन के अंदर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होगा कि हमें प्रैक्टिकली कॉस्ट रिड्यूस करना है। दोनों की टेक्निक देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए जितनी भी टेक्निक का यूज़ होता है वो, पर उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। यानी कि अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन अचीव करना है तो कौन कौन सी जगह पे आप कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंदर आप नेसेसरी चेंज करके कॉस्ट रिडक्शन प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नैनो सिम डिज़ाइन, सिम की डिज़ाइन चेंज करके उसको नैनो सिम बनाया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी सिम का प्रोडक्शन होगा उसके अंदर हमारी मटेरियल की कॉस्ट सेव हो जाएगी। यानी कि अगर आपको प्रैक्टिकली कॉस्ट रिडक्शन अचीव करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको प्रोडक्ट की डिज़ाइन देखनी होगी। प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंदर आप नेसेसरी चेंजेस करके कॉस्ट रिडक्शन प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। इतना देखने के बाद भी आपको क्लियर हो सकता है कि कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या डिफरेंस है। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर कभी भी प्रैक्टिकली कॉस्ट रिडक्शन के बारे में नहीं सोचा जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या तो बजटरी कंट्रोल अगर सिर्फ आपकी कंपनी के अंदर अप्लाई किया है तो कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंदर चेंजेस करके कॉस्ट रिडक्शन अचीव करना है। ये तब आप तभी कर सकते हैं जब आपने प्रैक्टिकली कॉस्ट रिडक्शन करने की टेक्निक्स अप्लाई की है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मेथड। एकदम सिंपल पॉइंट है, इसके अंदर दो चीज़ आएगी। सबसे पहली चीज़ आपका जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसका डिटेल में प्लानिंग करना है एंड दूसरी चीज़ प्रोडक्शन प्रोसेस का डिटेल में प्लानिंग करने के बाद उसको डिटेल में एनालाइज करना है। ये सब चीज़ करने से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप है, आप कहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फैक्ट्री लेआउट इक्विपमेंट। ये भी एकदम सिंपल पॉइंट है, आपको अपने फैक्ट्री लेआउट के ऊपर फोकस करना है। ज़रूरत पड़े तो आपको ये भी सोचना है कि क्या ये प्लांट को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़े तो आपको ये भी सोचना है कि क्या मैं नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकता हूँ। तो फैक्ट्री के लेआउट के अंदर आप नेसेसरी चेंज करो, आप कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं। हमने ये देखा कि कॉस्ट रिडक्शन अचीव करना हो तो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंदर चेंज करो, फैक्ट्री की डिज़ाइन के अंदर चेंज करो, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ चेंज करो तो भी आपको कॉस्ट रिडक्शन मिल सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट हमें कहता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पावरफुल होना चाहिए। यानी कि कौन से एम्प्लॉय की
कौन से लेवल के एम्प्लॉय की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एकदम क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। ये सब चीज़ करने से कितना कॉस्ट रिडक्शन होगा वो हम नहीं बता सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, पर हाँ कॉस्ट रिडक्शन जरूर होगा ये हम बता सकते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन अगर आपको प्रैक्टिकली अचीव करना है तो ये 4 पॉइंट में से कहीं पे भी आप अचीव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी तक ये देखा कि कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट को मेंटेन करने की ट्राई करनी है, एंड कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि जो कॉस्ट हमने सोचा था उससे कम कॉस्ट करने की ट्राई करनी है। एंड उसके बाद हमने ये देखा कि कॉस्ट कंट्रोल अगर प्रैक्टिकली अचीव करना है तो आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन अगर अचीव करना है तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि कॉस्ट रिडक्शन यूजिंग एनी टेक्निक कैन बी अचीव्ड एट फॉलोइंग एरियाज, यानी कि टेक्निक कोई भी हो, अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन अचीव करना है तो ये 4 जगह पे आप कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ आ गई। प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंदर चेंजेस करो, फैक्ट्री की डिज़ाइन के अंदर चेंजेस करो, प्रोडक्शन की प्रोसेस चेंज करो, या तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करो। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कॉस्ट रिडक्शन अगर हमें अचीव करना है तो हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन करने की टेक्निक्स कौन कौन सी होगी। उसमें सबसे पहली टेक्निक टारगेट कॉस्टिंग। एकदम सिंपल पॉइंट है, ध्यान से देखना। ट्रेडिशनली क्या होता था, सबसे पहले प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डिसाइड होगी। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डिसाइड करने के बाद ये स्पेसिफिकेशन को मीट करने के लिए प्रोडक्ट की डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ये डिज़ाइन का प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। ये कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस डिसाइड होगी। ये ट्रेडिशनली होता था। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन होगा एंड ये स्पेसिफिकेशन डिसाइड करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे, ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कितने रुपए में बिकेगा। सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। सेलिंग प्राइस में से हम हमारा प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। ट्रेडिशनली क्या होता था, सबसे पहले कॉस्ट डिसाइड करो, ये कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो एंड हमें पता चलेगा हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी। एंड टारगेट कॉस्टिंग के अंदर कंपल्सरी इतनी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, कंपल्सरी इतना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट की टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। फिर ये टारगेट कॉस्ट को मीट करने के लिए इन ये सारी स्पेसिफिकेशन को मीट करने के लिए हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन बनाएंगे एंड प्रोडक्ट की डिज़ाइन बनाने के बाद उसका प्रोडक्शन करेंगे एंड कंटिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन करेंगे। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन करने से पहले जितना भी कॉस्ट रिडक्शन अचीव करना है वो कर लो। प्रोडक्ट की डिज़ाइन से पहले तो कॉस्ट रिडक्शन होगा ही, पर प्रोडक्ट की डिज़ाइन करने के बाद भी कॉस्ट रिडक्शन होगा। प्रोडक्ट की डिज़ाइन भी होगी, प्रोडक्शन भी होगा एंड प्रोडक्शन के साथ साथ कंटिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन होगा। तो ट्रेडिशनली सबसे पहले कॉस्ट डिसाइड होगी, उसके बाद सेलिंग प्राइस डिसाइड होगी एंड टारगेट कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड करो, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन डिडक्ट करो एंड अकॉर्डिंगली हमें क्या पता चलेगा टारगेट कॉस्ट। तो ट्रेडिशनली क्या होता था वो भी क्लियर है एंड टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा वो भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। आप इतना एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन प्रोडक्शन वॉल्यूम, कंपनी मे नॉट अचीव टारगेट कॉस्ट बट कॉस्ट दैट कैन बी अचीव्ड इज इक्वल टू अलाउएबल कॉस्ट। हमें पता है कि कंपनी के पास रिसोर्सेज कितने हैं एंड कंपनी का प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या है। जितने भी रिसोर्सेज है उसको ध्यान में रखें एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम को भी ध्यान में रखें। तो हो सकता है कि कंपनी टारगेट कॉस्ट अचीव ना कर पाए, पर कंपनी जितनी भी कॉस्ट अचीव कर सकती है इसको हम प्यार से क्या कहेंगे, अलाउएबल कॉस्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी टोटल एग्जिस्टिंग करंट कॉस्ट है 100 रुपये एंड हमारी टारगेट कॉस्ट इज 70 रुपीज़। मान लेते हैं कि कंपनी प्रैक्टिकली ये 70 रुपीज़ की टारगेट कॉस्ट अचीव ना कर पाए, कंसीडरिंग कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं एंड कंपनी का प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या है। मान लेते हैं कि कंपनी टोटल 80 रुपीज़ की कॉस्ट अचीव कर सकती है। तो ये 80 रुपीज़ को मैं प्यार से क्या कहूँगा, अलाउएबल कॉस्ट एंड ये 70 रुपीज़ को मैं प्यार से क्या कहूँगा, टारगेट कॉस्ट। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। करंट कॉस्ट एंड अलाउएबल कॉस्ट के डिफरेंस को मैं प्यार से कहूँगा कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव एंड अलाउएबल कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट के डिफरेंस को मैं प्यार से कहूँगा कॉस्ट रिडक्शन चैलेंज। कि ये 10 रुपये का कम करना मेरे लिए चैलेंज है। हो सकता है कि ये मैं अचीव कर भी पाऊँ या तो ना भी कर पाऊँ। एंड फेयर डिग्री ऑफ जजमेंट इज नीडेड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टारगेट कॉस्ट एंड अलाउएबल कॉस्ट। आपको ये 70 रुपीज़ का टारगेट कॉस्ट कंपल्सरी अचीव करना है, पर अगर टारगेट कॉस्ट एंड अलाउएबल कॉस्ट के अंदर डिफरेंस है तब आपको जजमेंट अप्लाई करना होगा कि ये प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन करना चाहिए, ये प्रोडक्ट के ऊपर हमें कंटिन्यू करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। तो ट्रेडिशनली क्या होता था इन टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा वो क्लियर है। अभी एकदम ध्यान से देखना, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर जो हमने टारगेट कॉस्ट सेट किया है, सवाल ये आता है कि ये टारगेट कॉस्ट को प्रैक्टिकली अचीव कैसे करना है। यानी कि टारगेट कॉस्टिंग के अंदर ऐसा तो क्या किया जाएगा कि हम टारगेट कॉस्ट अचीव कर सकते हैं, वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग ब्रॉडली 2 चीज़ की जाएगी, एक होगा वैल्यू एनालिसिस एंड एक होगा वैल्यू इंजीनियरिंग।
वैल्यू एनालिसिस का मतलब होता है कि प्लान्ड एंड साइंटिफिक अप्रोच टू कॉस्ट रिडक्शन विदाउट रिडक्शन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। कस्टमर के सामने प्रोडक्ट की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए एंड एडिशनली हमें कॉस्ट भी रिड्यूस करना है, उसको हम कहेंगे वैल्यू एनालिसिस। एंड वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एनालिसिस टू न्यू प्रोडक्ट। कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसके अंदर हमें टारगेट कॉस्ट अचीव करना है, तो उसके अंदर जो भी स्टेप्स फॉलो करेंगे उसको हम कहेंगे वैल्यू इंजीनियरिंग। एंड कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर किया तो उसको हम कहेंगे वैल्यू एनालिसिस। पर एक चीज़ ध्यान से देखना, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करना। सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी, कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना प्लस कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो सबसे पहली चीज जो हमें सोचनी होगी कि पहले कॉस्ट को कंट्रोल तो करो, एंड कॉस्ट को कंट्रोल करने के बाद कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं। तो एट द फर्स्ट स्टेज आपको क्या करना होगा? सारे वेरिएंसेस को रिमूव करना होगा। यानी कि आपने जो सोचा था कि हमारा कॉस्ट इतना होना चाहिए, आपने सोचा था कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा। यानी कि एडवर्स वेरिएंसेस, सारे एडवर्स वेरिएंसेस को रिमूव करना होगा। एडवर्स वेरिएंसेस को रिमूव करने से फायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज ये होगी कि आपने जो कॉस्ट सोचा था उतना कॉस्ट होगा, एंड जो कॉस्ट आपने सोचा था उतना कॉस्ट होने के बाद आप वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में सोच सकते हो। यानी कि एट द फर्स्ट स्टेज ऑल द एग्जिस्टिंग वेरिएंसेस शुड बी रिमूव्ड। जो भी एग्जिस्टिंग वेरिएंसेस है उसको रिमूव करना है। एग्जांपल यहाँ पे दिया है एडवर्स यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस अगर एडवर्स है तो सबसे पहले उसको दूर करो, उसके बाद ओरिजिनली जो कॉस्ट सेट किया था उसको रिड्यूस करने के बारे में सोचो, टू एंश्योर दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। In the next stage, focus is on challenging the standard with the help of value analysis which deals with mix of following issues। वैल्यू एनालिसिस के अंदर ये सारी चीज़ें की जाएगी। तो कहने का मतलब सबसे पहली चीज़ आपको वेरिएंसेस दूर करना है, एंड दूसरी चीज़ ये सारे स्टेप फॉलो करना है। इसको हम क्या कहेंगे? वैल्यू एनालिसिस। और यही सारी चीज़ अगर हम नए प्रोडक्ट के अंदर करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? वैल्यू इंजीनियरिंग। सबसे पहला पॉइंट, कैन वी मिनिमाइज द डिज़ाइन? क्या प्रोडक्ट की डिज़ाइन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं? वो हमने एग्जाम्पल लिया था नैनो सिम का। प्रोडक्ट की डिज़ाइन को मिनिमाइज किया, उससे फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल की कॉस्ट से होगी। तो सबसे पहला पॉइंट, डिज़ाइन को मिनिमाइज करना है। सेकंड पॉइंट, कैन वी डिज़ाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? प्रोडक्ट की डिज़ाइन को इस तरह से बनाना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग उसका आसान हो सके। सबसे पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन को मिनिमाइज करना है, एंड सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनानी है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, कैन वी कंबाइन स्टेप्स? क्या 2-3 स्टेप्स को कंबाइन करके मैं एक स्टेप बना सकता हूँ? 1 पर्सन कैन परफॉर्म असेंबली एक्टिविटी। असेंबली की एक्टिविटी को कोई एक ही पर्सन परफॉर्म करेगा। तो इन शॉर्ट ये पॉइंट के अंदर क्या होगा? एक से ज़्यादा स्टेप को आप एक स्टेप में कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कैन वी एलिमिनेट फंक्शंस फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस? इसके अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैं रिमूव करूं तो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो फंक्शन को मुझे रिमूव करने के बारे में सोचना होगा। कैन वी टेक सप्लायर असिस्टेंस? सप्लायर के पास से हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, तो रॉ मटेरियल के बारे में हमसे ज़्यादा सप्लायर को पता होगा, तो उस केस में क्या हम सप्लायर के पास से कुछ हेल्प ले सकते हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन वी एलिमिनेट ड्यूरेबिलिटी? ये पॉइंट हमें यह कहना चाहता है कि प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को इस तरह से कम करना है कि कस्टमर के सामने प्रोडक्ट की वैल्यू भी खराब नहीं होनी चाहिए, एंड हमारा कॉस्ट रिडक्शन टारगेट भी अचीव होना चाहिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वैक्यूम क्लीनर कैन बी डिजाइंड to resist 100 pounds which can solve 99.99% प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ 1000 पाउंड्स। वैक्यूम क्लीनर के अंदर 1000 पाउंड की जगह अगर हम 100 पाउंड्स भी रखते हैं तो भी 99.99% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ये करने से हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, कस्टमर के सामने वैल्यू भी इतनी खराब नहीं होगी एंड हमारा कॉस्ट रिडक्शन टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये पॉइंट हमें ये कहना चाहता है कि आपको प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी इस तरह से कम करनी है कि कस्टमर के सामने वैल्यू खराब नहीं होनी चाहिए एंड एडिशनली आपका कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट भी अचीव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कैन बी सब्स्टिट्यूट पार्ट्स? इसके अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्या पार्ट्स को सब्स्टिट्यूट करके मैं कॉस्ट रिडक्शन टारगेट अचीव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। एंड द लास्ट पॉइंट, इज देयर अ बेटर वे? जो भी प्रोसेस में एग्जिस्टिंग फॉलो कर रहा हूं उसके अंदर क्या मैं कुछ चेंजेस करके कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो कौन कौन से पॉइंट हुए? सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या मैं प्रोडक्ट की डिज़ाइन को मिनिमाइज कर सकता हूं। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंदर मैं क्या इस तरह से चेंजेस कर सकता हूं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो सके। थर्ड पॉइंट, क्या मैं स्टेप्स को कंबाइन कर सकता हूं, क्या मैं कोई स्टेप को एलिमिनेट कर सकता हूं, क्या मैं सप्लायर का असिस्टेंस ले सकता हूं। प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कम करनी है, पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरा कोई रास्ता अवेलेबल है कि नहीं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया?
ट्रेडिशनली क्या होता था एंड टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे, उसमें से प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कि हमें इतना कॉस्ट अचीव करना है। उसके बाद हमने ये देखा कि इतना कॉस्ट अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी, वेरिएंसेस को दूर करने होंगे एंड वेरिएंसेस दूर करने के बाद ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी 3 छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़, वाइल फोकसिंग ऑन अबव एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो एंड एम्प्लॉइज़ के ऊपर अनवांटेड प्रेशर क्रिएट होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब हो सकती है एंड एम्प्लॉइज़ के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन हमें यह देता है कि टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स अ कंपनी शुड हैव गुड टीम लीडर, अच्छे टीम लीडर का होना जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम, तो ही टारगेट कॉस्टिंग को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। इनिशियल वैल्यू इंजीनियरिंग मे नॉट अनकवर ऑल पॉसिबल सेविंग्स। वैल्यू इंजीनियरिंग के अंदर जो भी स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, हो सकता है कि पहली बार यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो जितना भी सेविंग पॉसिबल होगा पहली बार में उतना ज़्यादा आपको सेविंग नहीं मिलेगा। एंड थस काइजन कॉस्टिंग इज डिजाइन टू रिपीट मेनी ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग स्टेप्स। काइजन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। काइजन का मतलब होता है स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कॉस्टिंग के अंदर स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो ये स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अचीव करने के लिए यही सारे स्टेप सेम टू सेम स्टेप फॉलो किए जाएंगे। तो इन शॉर्ट, जब भी आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके अंदर आप ये वैल्यू इंजीनियरिंग के स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड वैल्यू इंजीनियरिंग के स्टेप्स फॉलो करने से आप टारगेट कॉस्ट अचीव कर सकते हैं। और हो सकता है कि यही सारे स्टेप्स पहली बार में फॉलो करने से आपको डिजायर्ड सेविंग जितना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, पर काइजन कॉस्टिंग के अंदर भी ये सेम टू सेम स्टेप फॉलो किए जाएंगे एंड काइजन कॉस्टिंग के अंदर ये सारे स्टेप फॉलो करने से आपको क्या फायदा होगा, स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो इन शॉर्ट, काइजन कॉस्टिंग का अगर सम कोई आता है और उसके अंदर पूछा है कि कंपनी को काइजन कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करना है, तो आप इसके अंदर भी ये सारे स्टेप्स आंसर के अंदर लिख सकते हैं कि कंपनी ये सारे स्टेप्स फॉलो करके भी स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अचीव कर सकती है। तो कहने का मतलब बॉटम लाइन ये है कि वैल्यू इंजीनियरिंग के अंदर भी यही सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। वैल्यू इंजीनियरिंग किया कब जाएगा, जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा तब। एंड स्मॉल एंड कंटिन्यूस बेसिस पे अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो भी यही सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, यानी कि काइजन के अंदर भी यही सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये भी फंक्शनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि आपको फंक्शनल एनालिसिस करना है। क्या मतलब हुआ इसका, कोई भी एक प्रोडक्ट को आपको वेरियस फंक्शंस में डिवाइड करना है एंड वेरियस फंक्शंस में डिवाइड करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से फंक्शन की कस्टमर कितनी वैल्यू देगा। इसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट के अंदर कौन सा फीचर या तो कौन सा फंक्शन होना चाहिए, कौन सा फंक्शन या तो कौन सा फीचर प्रोडक्ट में से निकाल देना चाहिए, या तो कौन सा फंक्शन या तो कौन सा फीचर प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना चाहिए। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, न्यू चेयर में हैव मूवेबल फीचर। तो ये आपको ये डिसाइड करना है कि हमें नई चेयर बनानी है, उसको वेरियस फंक्शंस में डिसाइड करो। उसमें से मान लेते हैं कि एक फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर है मूवेबल फीचर, तो हमें ये डिसाइड करना है कि मूवेबल फीचर कस्टमर इसकी कितनी वैल्यू देने के लिए रेडी है। उसके बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना होगा कि मूवेबल फीचर हमें रखना है, उसको ऐड करना है या तो उसको दूर कर देना है। तो अभी तक हमने ये देखा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर आपको टारगेट कॉस्ट अचीव करना होगा तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो स्टेप्स वैल्यू इंजीनियरिंग के अंदर होंगे सेम टू सेम स्टेप काइजन कॉस्टिंग के अंदर भी फॉलो किए जाएंगे। और ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब हो सकता है कि एम्प्लॉइज़ के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा और उसके बेसिस पे आपके पास एक अच्छा टीम लीडर होना भी ज़रूरी है। हमने ये भी देखा कि फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है और उसके अंदर क्या किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टारगेट कॉस्टिंग डेटा फ्लो। ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहना चाहता है कि अगर आपको टारगेट कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करना है तो आपको बहुत सारे डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि मैं अगर प्रोडक्ट की डिज़ाइन मिनिमाइज करता हूँ तो कॉस्ट के ऊपर कितनी इंपैक्ट आएगी। मैं अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स को कंबाइन करता हूँ तो उस केस में प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आएगी। तो इन शॉर्ट, अगर प्रैक्टिकली टारगेट कॉस्ट को इंप्लीमेंट करना है तो आपको बहुत सारे डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। और वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टारगेट कॉस्टिंग डेटा फ्लो। कहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। टारगेट कॉस्टिंग अगर इंप्लीमेंट करना है तो एकदम फालतू पॉइंट है, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल अकाउंटिंग डेटाबेस में से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो उसमें से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर ने कोई प्रोडक्ट बनाया है या तो हमने बनाया है, उसके ऊपर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स रोल इन टारगेट कॉस्टिंग। यानी कि कहने का मतलब ये सारे स्टेप्स फॉलो कौन करेगा, ये सारे स्टेप्स डिजाइनिंग टीम फॉलो करेगी। जैसे कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन को क्या मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ,
क्या मैं एक से ज़्यादा स्टेप्स को कंबाइन कर सकता हूँ, क्या मैं कोई भी फंक्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये सारे स्टेप्स के बारे में सोचेगा कौन, जो डिज़ाइनिंग टीम होगी, जो इंजीनियरिंग टीम होगी वो। पर ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से कॉस्ट के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा वो कभी भी डिज़ाइनिंग टीम को आइडिया नहीं होगा। वो किसको आइडिया होगा, जिसने CMA किया है, जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो इस केस में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट रोल इन टारगेट कोस्टिंग। टारगेट कोस्टिंग अगर इंप्लीमेंट करना है तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल रहेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट कुछ इन्फॉर्मेशन देगा डिज़ाइनिंग टीम को। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट का एस्टिमेट लगा के देगा कि आपने जो भी इनिशियल डिज़ाइन बनाई है उसका इनिशियल इतना कॉस्ट एस्टिमेटेड है, आपने जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस बनाई है उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन वॉल्यूम वगैरह का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, कैपिटल बजटिंग का डेटा देगा कि कैलकुलेशन टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट नीडेड एंड अदर इन्फॉर्मेशन नीडेड। इन शॉर्ट फिगर्स, कॉस्ट के फिगर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी वो डिज़ाइनिंग टीम को नहीं पता होगी, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कंपलसरी डिज़ाइनिंग टीम को देनी होगी। डिज़ाइनिंग टीम हेल्प लेगी मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर एज इट इज़ आने के चांसेस कम है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का भी ये फोकस है कि आपकी एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स कितनी अच्छी है। पर फिर भी ये कॉन्सेप्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते, आप इतना एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कोस्टिंग। टारगेट कोस्टिंग इंप्लीमेंट करने से क्या क्या फायदा होगा। अगेन मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। फोस्टर रिलेशनशिप विद सप्लायर। हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमें टारगेट कोस्टिंग इंप्लीमेंट करना है तो हम सप्लायर के पास से कुछ असिस्टेंस ले सकते हैं, तो उस केस में सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनहांसिस एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए हम एम्प्लॉय के पास से भी कुछ एडवाइस लेंगे, तो उस केस में एम्प्लॉयज़ की अवेयरनेस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर प्लानिंग बिफोर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। जाहिर सी बात है कि टारगेट कोस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम टारगेट कॉस्ट डिसाइड करेंगे, उसके बाद डिजाइन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग इस केस में कंपलसरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये रिएक्टिव अप्रोच नहीं है, यानी कि डिजाइन स्टार्ट करने से पहले ही जितने भी स्टेप्स लेने होंगे वो लिए जाएंगे, यानी कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिंग लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एंड एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को रिमूव किया जाएगा एंड लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू एडिंग एक्टिविटी सिलेक्ट की जाएगी। हेल्प्स इन क्रिएटिंग कंपनीज कॉम्पिटिटिव फ्यूचर। कंपनी का कॉम्पिटिटिव फ्यूचर होगा, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो टारगेट कॉस्टिंग के अंदर करेंगे, मार्केट के अंदर जो भी सेलिंग प्राइस चल रही है वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, उसमें से मार्जिन डिडक्ट करेंगे तब जाके हमें मिलेगा टारगेट कॉस्ट। तो कॉम्पिटिटिव फ्यूचर कंपनी के लिए क्रिएट करना आसान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट फोकस ऑन इश्यूज टू बी रिजोल्व एंड अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जाहिर सी बात है कि टारगेट कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलना ही है। तो इसकी एक मेमोरी टेक्निक मैंने यहाँ पे लिखी है, सप्लायर और एम्प्लॉइज की हेल्प लेके प्लान में वैल्यू एडिशन करो तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। सप्लायर एंड एम्प्लॉइज का ये फर्स्ट पॉइंट है। फोस्टर रिलेशनशिप विद सप्लायर एंड एम्प्लॉइज की अवेयरनेस इंक्रीज होगी। प्लान के लिए ये 2 पॉइंट है कि प्रॉपर प्लानिंग होगा एंड प्रोएक्टिव अप्रोच है। वैल्यू एडिशन के ये 2 पॉइंट है कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज रिमूव होगी एंड जो भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज होगी वो लोएस्ट कॉस्ट होगी। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ये 2 पॉइंट है कि कॉम्पिटिटिव फ्यूचर भी होगा एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी मिलेंगे। तो हमने ये देख लिया कि एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग क्या था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। जब भी आपने टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट किया है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ डिटेल्ड कॉस्ट डेटा। जाहिर सी बात है कि टारगेट कॉस्टिंग अगर इंप्लीमेंट करना है, अगर ये सारी चीज़ें अगर फॉलो करनी है तो उस केस में डिटेल्ड कॉस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। और डिटेल्ड कॉस्ट डेटा कलेक्ट करना हो सकता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, ये लेंथी प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट इज डिफिकल्ट टू रीच कंसेंसस, यानी कि व्हेन देयर आर टू मेनी ओपिनियंस फॉर अ डिजाइन मेजर प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन देयर आर स्टबर्न पीपल। इंजीनियरिंग स्टाफ में से कोई बोलेगा नहीं मुझे ये डिजाइन पसंद है, बाकी के कोई बोलेंगे नहीं मुझे ये डिजाइन पसंद है, तो उस केस में कोई एक कॉमन ओपिनियन पे आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी में भी अफेक्टेड, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर एक्सेसिव फोकस किया तो क्वालिटी थोड़ी सी इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिंगर पॉइंटिंग। Engineering staff will not be happy if they are finger pointed for cost reduction while purchase staff is not required to make any cost reduction। ये सारे स्टेप्स फॉलो कौन करेगा, इंजीनियरिंग स्टाफ। परचेजिंग स्टाफ को ये सारे स्टेप्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंजीनियरिंग स्टाफ की। तो इंजीनियरिंग स्टाफ को थोड़ी सी जलन हो सकती है कि कॉस्ट रिडक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इंजीनियरिंग स्टाफ की क्यों है एंड परचेजिंग स्टाफ की क्यों नहीं। एंड ऑल अबव प्रॉब्लम्स कॉल फॉर अ गुड टीम लीडर। ये सारे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक अच्छे टीम लीडर की रिक्वायरमेंट है। तो कौन कौन से पॉइंट हुए, कॉस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, ये लेंथी प्रोसेस है, कोई कॉमन कंक्लूजन पे आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है एंड फिंगर पॉइंटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। अभी एक छोटा सा पॉइंट रहेगा,
एडिशनली अचीवमेंट ऑफ द टारगेट कॉस्ट, अगर टारगेट कॉस्ट अचीव कर भी लिया बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी कैन लीड टू एडवर्स सिचुएशन, कुछ एडवर्स सिचुएशन आ सकती है जैसे कि यूज ऑफ प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम इन बाइक कैन क्रिएट सेफ्टी इश्यूज, बाइक के अंदर एल्यूमिनियम की जगह प्लास्टिक यूज करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। कंपनी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी, अगर कंपनी को कंपलसरी टारगेट कॉस्ट अचीव करना ही है प्लास्टिक का यूज करके तो कंपनी को क्या करना चाहिए, सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्स या तो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन मे नॉट बी रिपेयरेबल बाय मैकेनिकल्स, इसके अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कंपनी शुड क्रिएट गुड नेटवर्क ऑफ सर्विस सेंटर। And then the last point, non-compliance of BS norms to meet target cost can create environmental issues and result in adverse reputation। तो एक छोटा सा कोई केस स्टडी का एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ पे रखा था। तो अभी तक टारगेट कोस्टिंग के बारे में हमने ये डिस्कस किया कि ट्रेडिशनली क्या होता था एंड टारगेट कोस्टिंग के अंदर क्या होगा। टारगेट कोस्टिंग के अंदर हमें ये देखा कि टारगेट कोस्ट अगर हमें अचीव करना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, इसको हम कहेंगे वैल्यू एनालिसिस या तो वैल्यू इंजीनियरिंग, ये सेम टू सेम स्टेप फॉलो किए जाएंगे काइजन कोस्टिंग के अंदर। फंक्शनल एनालिसिस क्या होगा वो हमने देखा। टारगेट कोस्टिंग के अंदर डेटा का फ्लो कैसे होगा वो हमने देखा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल रहेगा टारगेट कोस्टिंग के अंदर, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके प्रॉब्लम्स क्या है वो हमने देखा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टारगेट कोस्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स, यानी कि सर्टेन पॉइंट्स रिक्वायर स्पेसिफिक कंट्रोल टू हैव सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कोस्टिंग। अगर टारगेट कोस्टिंग के कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना है तो आपके पास कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होने चाहिए, एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, टीम के लिए एक कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए एंड टाइम के लिए एक कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए। टीम का मतलब हुआ इज समटाइम्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द डिजाइन टीम इज ग्रेटर देन सेविंग्स फ्रॉम एडिशनल इंटरेशन। डिजाइनिंग टीम का जिंदगी में एक ही काम है कि प्रोडक्ट की डिजाइन के अंदर कुछ चेंजेस सजेस्ट करेगी एंड वो चेंजेस से हमें प्रोडक्ट के अंदर कुछ सेविंग्स मिलेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि डिजाइनिंग टीम को जो मेंटेन करने की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, वो सेविंग्स है। तो टीम के मामले में एक कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए कि डिजाइनिंग टीम को कब तक मेंटेन करना है। टाइम के लिए भी एक कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट को कब तक लॉन्च करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 साल तक प्रोडक्ट की डिजाइन के अंदर चेंजेस करते गए टारगेट कॉस्ट को अचीव करने के लिए और प्रोडक्ट को कभी भी लॉन्च ही नहीं किया। तो उसके लिए आपके पास एक कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए कि प्रोडक्ट को हमें कब तक लॉन्च करना है। तो टीम एंड टाइम के लिए आपके पास कंट्रोल पॉइंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ गो या तो नो गो सिचुएशन, यानी कि मैनेजमेंट रिटेन्स द पावर टू अबैंडन द प्रोजेक्ट वेयर टारगेट कॉस्ट इज नॉट रीच। कोई पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर टारगेट कॉस्ट रीच नहीं हुआ तो मैनेजमेंट के पास पावर होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे या तो वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, माइलस्टोन कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइम और पॉइंट्स, दोनों सिचुएशन में से कोई भी एक ले सकते हो, या तो टाइम कि एक महीने में अगर टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं हुआ तो उसके बाद हम प्रोजेक्ट ड्रॉप कर देंगे, या तो एक महीने के बाद प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स के मामले में भी आप ऐसा सोच सकते हैं कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज कंप्लीटेड, कोई एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देंगे, या तो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर देंगे। तो इन शॉर्ट अगर टारगेट कोस्टिंग के कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो आपके पास कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होने चाहिए। एकदम फालतू कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट पॉइंट, यूजफुल सिचुएशन इन टारगेट कोस्टिंग। टारगेट कोस्टिंग कौन सी सिचुएशन में इंप्लीमेंट करना फायदेमंद होगा एंड कौन सी सिचुएशन के अंदर टारगेट कोस्टिंग अगर इंप्लीमेंट नहीं भी किया तो भी चलेगा। इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट नीड टू बी लॉक्ड इन डिजाइन फेज, प्रोडक्ट की कॉस्ट डिजाइन फेज में ही लॉक होनी चाहिए, वैसी इंडस्ट्री के अंदर टारगेट कोस्टिंग इंप्लीमेंट करना ज़्यादा फायदेमंद है। यानी कि मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर टारगेट कोस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना फायदेमंद है एज कम्पेयर टू सर्विस इंडस्ट्रीज, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, कभी भी हम डिज़ाइन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की सर्विस, अभी रेस्टोरेंट की सर्विस में अगर आज देता हूं तो उस केस में मुझे टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई ना भी करूं तो भी चलेगा एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि रेस्टोरेंट की डिज़ाइन तो मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ कि कोई एक टेबल को यहाँ से उठा के वहाँ पर रख दिया अगर मुझे टारगेट कॉस्ट अचीव करना है तो सर्विस इंडस्ट्री के केस में पीछे से भी डिज़ाइन चेंज की जा सकती है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये पॉइंट सिंपली हमें ये कहना चाहता है कि मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर नहीं। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्लीमेंटिंग टारगेट कॉस्टिंग। अगर टारगेट कॉस्टिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगेन ये भी फालतू पॉइंट है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट चार्टर, इसका मतलब ये हुआ बिगिन विद द डॉक्यूमेंट विच इज अप्रूव्ड बाय द सीनियर मैनेजमेंट डिस्क्राइबिंग गोल एंड व्हाट इज ऑथराइज्ड टू डू। सीनियर मैनेजमेंट के पास एक आपको लेटर लेना है, एक डॉक्यूमेंट लेना है कि टारगेट कॉस्टिंग करने के लिए आपका गोल क्या है एंड हम कौन कौन सी चीज़ करने के लिए ऑथराइज है, इससे बाहर हम कभी भी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। सेकंड चीज़, ऑब्टेन मैनेजमेंट स्पॉन्सर, मैनेजमेंट की टीम में से कोई एक स्पॉन्सर लेना है जो हमें हेल्प करेगा फंडिंग के लिए, जो हमें हेल्प करेगा एलिमिनेटिंग रोड ब्लॉक्स के लिए, जो हमें कन्विंसिंग अदर टॉप मैनेजमेंट मेंबर्स के लिए भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज़, मैनेजमेंट के पास से एक डॉक्यूमेंट लो। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट के पास से एक मैनेजमेंट स्पॉन्सर लो। तीसरी चीज़, मैनेजमेंट के पास बजट
लो कि टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास कितना बजट है। फोर्थ पॉइंट, असाइन स्ट्रॉन्ग टीम लीडर। एक टीम लीडर को असाइन करना होगा, फुल टाइम पार्टिसिपेंट्स को भी असाइन करने होंगे अगर टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना है तो। एंड द लास्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, कोई टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उसका भी यूज़ लेना है। तो फालतू पॉइंट फटाफट एक बार, प्रोजेक्ट चार्टर लो यानी कि मैनेजमेंट के पास से कोई डॉक्यूमेंट लो, एंड मैनेजमेंट स्पॉन्सर लो। अगर ये दो चीज़ मिली है तो मैनेजमेंट को बोलो कि बजट क्या है। ये तीनों चीज़ होने के बाद हम सक्सेसफुली टारगेट कॉस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए एक टीम लीडर बनाओ, फुल टाइम पार्टिसिपेंट्स बनाओ, एंड ज़रूरत पड़े तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का भी यूज़ लो। तो टारगेट कॉस्टिंग अगर इंप्लीमेंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं वो भी देख लिया। तो अभी तक हमने ये देखा, चैप्टर के कवरेज में हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर ब्रॉडली दो चीज़ आएगी, एक होगा कॉस्ट कंट्रोल एंड एक होगा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होगा कि हमें कॉस्ट मेंटेन करना है, जैसा कि होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, जैसा कि होता है बजटरी कंट्रोल के अंदर। एंड कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली हमें कॉस्ट रिड्यूस करने की ट्राई करनी है। उसके अंदर हमने एक मेथड देखी, टारगेट कॉस्टिंग। अभी हम स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये कॉन्सेप्ट के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मुझे एक सिंपल काम करना है कि प्रोडक्ट की पूरी लाइफ को 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अब एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेज के अंदर कितना एनुअल सेल्स वॉल्यूम होगा। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के स्टेजेस लिए हैं एंड यहाँ पे एनुअल सेल्स वॉल्यूम लिया है। इसके ऊपर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर क्या होगा, मेरा सेल्स इंक्रीज तो होगा पर एकदम स्लोली इंक्रीज होगा, उसको मैं कहूँगा इंट्रोडक्शन स्टेज। ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या होगा, मेरा सेल्स इंक्रीज होगा एंड रैपिडली इंक्रीज होगा। मेच्योरिटी स्टेज के अंदर क्या होगा, मेरा सेल्स इंक्रीज भी होगा एंड मेरा सेल्स पीक लेवल पे होगा। ध्यान से देखना, ग्रोथ स्टेज के अंदर मेरा सेल्स इंक्रीज होगा एंड रैपिडली इंक्रीज होगा। एंड मेच्योरिटी स्टेज के अंदर दो कंडीशन होनी चाहिए, मेरा सेल्स इंक्रीज भी होना चाहिए एंड मेरा सेल्स पीक लेवल पे भी होना चाहिए। एंड डिक्लाइन स्टेज के अंदर क्या होगा, मेरा सेल्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम के अंदर अगर इसका क्वेश्चन भी आता है तो हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पीरियड इंट्रोडक्शन था, कौन सा पीरियड ग्रोथ था, कौन सा पीरियड मेच्योरिटी था एंड कौन सा पीरियड डिक्लाइन था। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक सिंपल चीज़ करनी है, जाहिर सी बात है। सबसे पहला पीरियड तो मेरा कंपलसरी इंट्रोडक्शन पीरियड ही होगा। जब भी आपको लगता है कि आपका सेल्स इंक्रीज हुआ है एंड रैपिडली इंक्रीज हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ पीरियड। जब भी आपको लगता है कि सेल्स इंक्रीज हुआ है एंड पीक लेवल पे आ चुका है, उसको हम कहेंगे मेच्योरिटी पीरियड। एंड जब भी आपको लगता है कि सेल्स डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, डिक्लाइन पीरियड। एक एग्जांपल लेके समझने की ट्राई करते हैं। मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, वीक्स का डेटा है, सेल्स डिमांड पर वीक क्या थी उसका डेटा है एंड टोटल सेल्स डिमांड ऑफ द पीरियड उसका डेटा है। फर्स्ट वीक से लेके 10th वीक तक पर वीक मेरी डिमांड थी 220, यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 वीक्स पर वीक मेरी डिमांड थी 220, यानी कि 10 वीक की टोटल डिमांड कितनी होगी, 2200। 11 से लेके 20th वीक तक मेरी पर डिमांड कितनी थी, 550 एंड टोटल डिमांड कितनी थी उसका डेटा है। सिमिलर मैनर में फर्स्ट वीक से लेके 110th वीक तक मेरे पास डेटा अवेलेबल है, यानी कि प्रोडक्ट की लाइफ इतनी है। फर्स्ट वीक से लेके 110th वीक तक प्रोडक्ट की लाइफ है। और यही पीरियड को मुझे 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है कि कौन सा पीरियड इंट्रोडक्शन है, कौन सा पीरियड ग्रोथ है, कौन सा पीरियड मेच्योरिटी है एंड कौन सा पीरियड डिक्लाइन है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन, ध्यान से देखना। जाहिर सी बात है कि सबसे पहला पीरियड को तो मुझे कंपलसरी क्या लेना होगा, इंट्रोडक्शन पीरियड। तो वीक 1 से लेके 10th वीक तक मेरा पीरियड क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पीरियड। अभी ध्यान से देखना, मेरा सेल्स इंक्रीज हुआ, डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। 220 पर वीक डिमांड थी, उसका डबल करूं तो मैं 450 आता है, पर डबल से भी ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हुआ, इसका मतलब मेरा सेल्स रैपिडली इंक्रीज हुआ। 330 से मेरा सेल्स इंक्रीज हुआ, तो कंपलसरी ये स्टेज मेरे लिए क्या बनेगा, ग्रोथ स्टेज। फिर 550 से लेके मेरा सेल्स इंक्रीज हुआ 825 तक, 825 से लेके मेरा सेल्स इंक्रीज हुआ 1100 तक। तो ये 825 को मैं कभी भी मेच्योरिटी स्टेज के अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि मेच्योरिटी स्टेज की दो कंडीशन है, मेरा सेल्स इंक्रीज भी होना चाहिए एंड पीक लेवल पे मेरा सेल्स होना चाहिए। और ये पूरे पीरियड में पर वीक मेरा सेल्स पीक पे कहाँ पे है, कहना इसे यहाँ पे 1100 पे। पर वीक मेरी डिमांड इनिशियल पीरियड पे थी 220, फिर वही डिमांड पर वीक होके इंक्रीज होके हुई 550, पर वीक डिमांड इंक्रीज होके हुई 825,
वही पर वीक डिमांड इंक्रीज होकर हुई 1100, फिर 880 हुई, 660 हुई, 440 हुई, 220 हुई। तो यहाँ पे मेरी डिमांड पर वीक डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, यानी कि ये स्टेज मेरे लिए कौन सा है, डिक्लाइन स्टेज। वापस से फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पीरियड वो तो कंपलसरी आपका इंट्रोडक्शन पीरियड होगा। फिर इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज में कहाँ पे जाना है, आपको ये देखना है कि सेल्स रैपिडली इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरा सेल्स रैपिडली इंक्रीज हुआ था, डबल से भी ज़्यादा मेरा सेल्स इंक्रीज हुआ, तो उसको मैं कहूँगा सेल्स रैपिडली इंक्रीज हुआ। फिर मैंने ये 825 को भी ग्रोथ स्टेज के अंदर इंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मेच्योरिटी स्टेज के अंदर डालना है तो सेल्स इंक्रीज भी होना चाहिए एंड पीक लेवल पे होना चाहिए, और ये 825 पर वीक का सेल्स पीक लेवल पे नहीं है, इसलिए इसको मुझे कंपलसरी ग्रोथ स्टेज के अंदर डालना होगा। एंड ये 1100 सेल्स वो उसको मैंने कहाँ पे डाला, मेच्योरिटी स्टेज के अंदर। एंड फिर मेरा सेल्स रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, उसको मैंने कहाँ पे डाला, डिक्लाइन स्टेज के अंदर। तो मैंने ये आसानी से बाइफरगेट कर दिया कि मेरे पास जितने भी वीक्स का डेटा अवेलेबल था, ये पूरे पीरियड के अंदर कौन सा इंट्रोडक्शन स्टेज था, कौन सा ग्रोथ स्टेज था, कौन सा मेच्योरिटी था एंड कौन सा डिक्लाइन था। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि सेल्स वॉल्यूम कौन से पीरियड में कितना होगा। इंट्रोडक्शन स्टेज में इंक्रीज तो होगा पर रैपिडली इंक्रीज नहीं होगा, ग्रोथ में रैपिडली इंक्रीज होगा, मेच्योरिटी में इंक्रीज होगा एंड पीक पर भी होगा, एंड डिक्लाइन के अंदर सेल्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम यह देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट की क्या इंपैक्ट आएगी, यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड वेरिएबल कॉस्ट कैसे चेंज होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन पीरियड में वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा, ग्रोथ के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा, मेच्योरिटी के अंदर कैसे होगा एंड डिक्लाइन स्टेज के अंदर कैसे होगा। पर वो स्टार्ट करने से पहले एक फटाफट छोटा सा डेटा देख लेते हैं। वीक 1 से लेकर 10th वीक तक पर वीक मेरी डिमांड थी 220, यानी कि टोटल डिमांड कितनी हुई 2200। यानी कि मुझे ये पता है कि इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर मैंने टोटल 2200 यूनिट्स का सेलिंग किया। ग्रोथ स्टेज में कितने यूनिट का सेलिंग हुआ, कहने से 5500 प्लस 8250 यानी कि 13750। यानी कि अगर कोई मुझे पूछता है कि तूने इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर कितने यूनिट का सेलिंग किया, तो मैं बताऊंगा 2200। एंड कोई अगर मुझे ये पूछता है कि ग्रोथ स्टेज में तूने कितने यूनिट का सेलिंग किया, तो मैं बताऊंगा 13750। मेच्योरिटी स्टेज के अंदर कितने यूनिट का सेलिंग हुआ, कहने से 44,000। कहाँ से आया 44,000, 31st वीक से लेके 70th वीक तक मुझे ये पता है कि पर वीक मेरी डिमांड इज 1100, यानी कि ये 40 वीक के पीरियड में पर वीक मेरी डिमांड इज 1100। तो टोटल डिमांड कितनी हुई, कहने से 1100 इंटू 40 यानी कि 44,000। तो ये मेच्योरिटी स्टेज में मैंने कितने यूनिट का सेलिंग किया, 44,000। एंड बाकी का जो भी स्टेज था वो मेरा डिक्लाइन स्टेज था। कोई अगर मुझे ये पूछता है कि डिक्लाइन स्टेज में तूने कितने यूनिट का सेलिंग किया, तो ये सब का टोटल करके मैं बताऊंगा कि इतने यूनिट का सेलिंग मैंने डिक्लाइन स्टेज के अंदर किया। और ये सब चीज़ कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी देखते हैं। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट का डेटा अवेलेबल है। वेरिएबल कॉस्ट में मुझे ये बाइफर्केशन नहीं दिया कि इंट्रोडक्शन स्टेज में मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, ग्रोथ स्टेज में मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, मेच्योरिटी में मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी एंड डिक्लाइन स्टेज के अंदर मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी। वो मुझे खुद आइडेंटिफाई करना है। और मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, ये यूनिट्स के डेटा के बेसिस पे। मुझे वेरिएबल कॉस्ट का डेटा क्या दिया है वो एक बार देखते हैं। फर्स्ट 2200 यूनिट्स के लिए पर यूनिट मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी 375, और ये फर्स्ट 2200 यूनिट्स मुझे पता है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में फॉल होंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या थी 375। मुझे वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एडिशनल ये डेटा दिया है कि नेक्स्ट 13750 यूनिट्स के लिए, और मुझे पता है कि नेक्स्ट 13750 यूनिट्स ग्रोथ के अंदर फॉल होंगे। एंड क्योंकि ये ग्रोथ के अंदर फॉल होंगे, मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी 300, तो ये 300 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट ग्रोथ स्टेज के अंदर मेरी होगी। मुझे एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये दिया है कि नेक्स्ट 22,000 यूनिट्स के लिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 225 एंड नेक्स्ट 22,000 यूनिट्स के लिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 188। तो मुझे पता है कि नेक्स्ट 44,000 यूनिट्स मेरे मेच्योरिटी स्टेज में है, यानी कि मेच्योरिटी स्टेज के अंदर फर्स्ट 22,000 यूनिट्स के लिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होगी 225 एंड नेक्स्ट 22,000 यूनिट्स के लिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होगी 188 एंड बाकी के यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 225। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही मैं इंट्रोडक्शन में से ग्रोथ स्टेज में आता हूँ, मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। ग्रोथ में से मैं मेच्योरिटी स्टेज में जाता हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और कम होगी, वापस से कम होगी। एंड जब भी मैं डिक्लाइन स्टेज में जाता हूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी। उसका रीज़न क्या है, रीज़न फॉर कॉस्ट रिडक्शन क्या हो सकता है, सिंस यूनिट्स आर इंक्रीजिंग कंपनी कैन गेट क्वांटिटी डिस्काउंट। यूनिट्स अगर इंक्रीज होंगे तो कंपनी क्वांटिटी डिस्काउंट ले सकती है कि रॉ मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करेगी तो क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा। एंड इफ़ द प्रोसेस इज लेबर इंटेंसिव, अगर ये यूनिट्स का प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव है, लर्निंग का इफेक्ट कैन रिड्यूस द कॉस्ट। लेबर को लर्निंग का की इफेक्ट मिल सकती है, तो उसकी वजह से भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। तो सिंपल रीजन, इंट्रोडक्शन में से ग्रोथ स्टेज में आने का और ग्रोथ में से मेच्योरिटी स्टेज में आने के बाद वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। उसका रीजन क्या होगा, कंपनी को क्वांटिटी डिस्काउंट भी मिलेगा एंड लेबर की लर्निंग की इम्पैक्ट भी मिलेगी। तो हमने ये देख लिया कि चारों स्टेज को
बाइफर्केशन कैसे करेंगे, सेल्स का डेटा होगा, उसके बेसिस पे हम चारों स्टेज में डिवाइड करेंगे कि कौन सा इंट्रोडक्शन होगा, कौन सा ग्रोथ होगा, कौन सा मेच्योरिटी होगा एंड कौन सा डिक्लाइन होगा। वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी क्या इंपैक्ट आएगी वो भी हमने देखा। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमें सीधा सीधा नहीं दिया था कि कौन से पीरियड का कितना वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये स्टेज वाइज मुझे वेरिएबल कॉस्ट का बाइफर्केशन नहीं दिया था, यूनिट्स वाइज वेरिएबल कॉस्ट का बाइफर्केशन दिया था एंड मैंने मैन्युअली कैलकुलेट किया कि कौन से स्टेज के अंदर कितनी वेरिएबल कॉस्ट थी। सेलिंग प्राइस का डेटा अवेलेबल है सिमिलर मैनर में। फर्स्ट 2200 यूनिट्स के लिए सेलिंग प्राइस थी 750, बाकी के नेक्स्ट 5500 के लिए सेलिंग प्राइस 600, नेक्स्ट 8250 यूनिट्स के लिए सेलिंग प्राइस 525, नेक्स्ट 44,000 यूनिट्स के लिए सेलिंग प्राइस 450 एंड बाकी मेरी सेलिंग प्राइस 300। सेलिंग प्राइस क्या रखनी है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेगी वो डिटेल में डिस्कशन होगा प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर के अंदर। तो इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस क्या होगी वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी का सेलिंग करना है तो सेलिंग प्राइस कम रखो। यहाँ पे एक मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, उसको हम कहेंगे स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होगा, इनिशियल पीरियड पे मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी एंड जैसे जैसे पीरियड इंक्रीज होता जाएगा मैं सेलिंग प्राइस कम करता जाऊंगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, इनिशियल पीरियड पे इंट्रोडक्शन स्टेज पे मेरी सेलिंग प्राइस है 750, जैसे ही मेरा पीरियड इंक्रीज हुआ मैंने सेलिंग प्राइस कम की 600, फिर और सेलिंग प्राइस कम की 525, फिर और कम की 450 एंड फिर और कम की 300। तो कोई अगर मुझे ये पूछता है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में आपकी सेलिंग प्राइस क्या थी, यानी कि फर्स्ट 2200 यूनिट्स के लिए मेरी सेलिंग प्राइस क्या थी 750। कोई अगर मुझे ये पूछता है कि ग्रोथ स्टेज के अंदर आपकी सेलिंग प्राइस क्या थी, तो मैं आपको आंसर दूंगा कि फर्स्ट 5500 यूनिट्स के लिए सेलिंग प्राइस थी 600 एंड नेक्स्ट 8250 यूनिट्स के लिए मेरी सेलिंग प्राइस थी 525। क्यों, इसका रीजन सिंपल है कि ग्रोथ स्टेज के अंदर मेरा टोटल 13750 यूनिट्स का सेलिंग हुआ, यानी कि नेक्स्ट 13750 यूनिट्स को मैं ग्रोथ स्टेज के अंदर डालूंगा। कोई अगर मुझे ये पूछता है कि मेच्योरिटी स्टेज के अंदर आपकी सेलिंग प्राइस क्या थी, तो मैं कहूँगा 450 एंड कोई अगर पूछता है कि डिक्लाइन स्टेज के अंदर आपकी सेलिंग प्राइस क्या थी, तो मैं कहूँगा 300। तो अभी जो भी बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से देखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई अगर मुझे ये पूछता है कि इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर आपने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इंट्रोडक्शन स्टेज की सेलिंग प्राइस पता है, इंट्रोडक्शन स्टेज का मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता है एंड कितने यूनिट्स का सेलिंग हुआ वो पता है। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन करूँगा, इंट्रोडक्शन स्टेज यानी कि फर्स्ट वीक से लेकर 10th वीक तक सेलिंग प्राइस मेरी थी 750, ये 750 मेरी सेलिंग प्राइस है। मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 375, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट 375 एंड टोटल इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर मैंने 2200 यूनिट्स का सेलिंग किया। तो टोटल मैंने इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर 2200 यूनिट्स का सेलिंग किया, तो मुझे सिंपल कैलकुलेशन करना होगा कि टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा होगा 8,25,000। सेलिंग प्राइस में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट की तो मुझे मिला पर यूनिट कंट्रीब्यूशन एंड पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को मैंने मल्टीप्लाई किया टोटल क्वांटिटी से, तो मुझे क्या मिला, टोटल कंट्रीब्यूशन विच इज 8,25,000। कोई अगर मुझे ये पूछता है कि ग्रोथ स्टेज में आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, तो कहना है सबसे पहली चीज ग्रोथ स्टेज के अंदर मेरी टोटल कितनी क्वांटिटी का सेलिंग हुआ 13750, और ये 13750 जो मेरी क्वांटिटी का सेलिंग हुआ, ये 13750 में से 5500 क्वांटिटी ऐसी थी जब मेरी सेलिंग प्राइस थी 600 एंड बाकी के 8250 क्वांटिटी ऐसी थी जब मेरी सेलिंग प्राइस थी 525। तो कहना है ग्रोथ स्टेज का मुझे अगर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होगा तो दो पार्ट में करूंगा। सबसे पहले 5500 क्वांटिटी के लिए जब सेलिंग प्राइस होगी 600 एंड बाकी के 8250 क्वांटिटी के लिए जब मेरी सेलिंग प्राइस होगी 525। वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी 13750 क्वांटिटी के लिए सेम ही है। तो ग्रोथ कंपोनेंट को मुझे दो पार्ट में कैलकुलेट करना होगा, 5500 क्वांटिटी के लिए जब मेरी सेलिंग प्राइस इज 600 एंड 8250 क्वांटिटी के लिए जब मेरी सेलिंग प्राइस इज 525। सेलिंग प्राइस में से मैंने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट की तो मुझे क्या मिला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैंने टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो इस तरह से मैंने ग्रोथ स्टेज का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया। कोई अगर मुझे ये पूछता है कि मेच्योरिटी स्टेज का आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहली चीज मेच्योरिटी स्टेज के अंदर टोटल कितनी क्वांटिटी का सेलिंग हुआ, 44,000 क्वांटिटी। ये 44,000 क्वांटिटी में से 22,000 क्वांटिटी के अंदर वेरिएबल कॉस्ट थी 225 एंड बाकी की 22,000 क्वांटिटी के लिए मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 188। तो कहने से मेच्योरिटी स्टेज का कंट्रीब्यूशन भी मुझे दो पार्ट में कैलकुलेट करना होगा। पूरी 44,000 क्वांटिटी के लिए मेरी सेलिंग प्राइस तो दोनों के अंदर सेम है 450, पर ये 44,000 क्वांटिटी में से 22,000 क्वांटिटी ऐसी है जब मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी 225 एंड बाकी की 22,000 क्वांटिटी ऐसी है जब मेरी वेरिएबल कॉस्ट इज 188। तो मेच्योरिटी स्टेज का कंट्रीब्यूशन भी दो पार्ट में कैलकुलेट होगा।
22,000 एंड 22,000। सेलिंग प्राइस दोनों के अंदर सेम है 450 450। वेरिएबल कॉस्ट एक में होगी 225 एंड एक में होगी 188। तो मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैंने टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, टोटल कंट्रीब्यूशन। इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया कि इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ग्रोथ के अंदर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा एंड मैच्योरिटी के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या था कि दोनों के अंदर मेरी वेरिएबल कॉस्ट सेम थी पर मेरी सेलिंग प्राइस अलग अलग थी। सेलिंग प्राइस अलग अलग थी एंड वेरिएबल कॉस्ट सेम थी। एंड मैच्योरिटी स्टेज के अंदर क्या था, वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग थी एंड सेलिंग प्राइस सेम थी। तो एक सिंपल कैलकुलेशन करना था। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, फटाफट वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, टोटल जितना भी पीरियड होगा उसको 4 स्टेज के अंदर डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, डिक्लाइन क्या है। कैसे डिसाइड करेंगे, आपको सेल्स के फिगर देख के डिसाइड करना है। सबसे पहला पीरियड होगा वो कंपलसरी इंट्रोडक्शन होगा। फिर अगर सेल्स रेपिडली इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेल्स इंक्रीज भी हुआ है एंड पीक लेवल पे है एंड बाकी का जितना भी सेल्स हुआ यानी कि जब सेल्स रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ उसको हम प्यार से क्या नाम देंगे, डिक्लाइन स्टेज। ये इस तरह से हमने कैलकुलेट किया कि कौन सा इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज होगा। फिर हमने कैलकुलेट किया कि कौन से स्टेज के अंदर कितने यूनिट्स का सेलिंग हुआ एंड यूनिट्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट को भी बाइफरकेट किया कि कौन से पीरियड का कितना वेरिएबल कॉस्ट है एंड अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस को भी यूनिट्स के बेसिस पे बाइफरकेट किया। फिर एकदम कैलकुलेशन ईजी था, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इसके अंदर एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना होगा, इफ यू हैव क्यूमुलेटिव यूनिट्स डेटा रीअरेंज एज मेंशन्ड अबव। अगर आपके पास क्यूमुलेटिव यूनिट्स का डेटा है तो उसको रीअरेंज करना होगा। क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्यूमुलेटिव डेटा दिया है यानी कि फर्स्ट वीक से लेके 10th वीक तक का आपका सेलिंग दिया है 2200 यूनिट्स। उसके बाद क्यूमुलेटिव यूनिट्स का डेटा दिया है कि फर्स्ट वीक से लेके ही 20th वीक का टोटल आपका यूनिट्स का सेलिंग हुआ 2200 प्लस 5500 यानी कि एक क्यूमुलेटिव सेल्स अगर दिया होता तो आपको रीअरेंज करना होगा कि फर्स्ट वीक से लेके 10th वीक तक का कितना है एंड 11 से लेके 20th वीक तक का टोटल सेलिंग कितना हुआ, उसको अलग अलग बाइफरकेट करना होगा। इसके अंदर कोई डाउट नहीं था। तो अभी तक हमने ये देखा कि चारों स्टेज के अंदर प्रोडक्ट का सेल्स कैसे इंपैक्ट होगा एंड सेल्स वॉल्यूम कैसे इंपैक्ट होगा। ये चारों स्टेज के अंदर प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट कैसे इंपैक्ट होगी एंड सेलिंग प्राइस भी कैसे इंपैक्ट होगी। उसके बाद अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब एक बार देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पूरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एकदम सिंपल पॉइंट। प्रोडक्ट है फाइनाइट लाइफ, कोई भी प्रोडक्ट की इनफाइनाइट लाइफ नहीं हो सकती, सारे प्रोडक्ट की फाइनाइट लाइफ होगी एंड सारे प्रोडक्ट ये स्टेज से निकलेंगे। डेवलपमेंट स्टेज होगा सबसे पहले, उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद ग्रोथ स्टेज होगा, उसके बाद मैच्योरिटी होगा, डिक्लाइन स्टेज होगा एंड डिलीशन एट वेरिंग स्पीड। अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग स्पीड हो सकती है पर सारे प्रोडक्ट ये सारे स्टेज से तो निकलने ही है एंड सारे प्रोडक्ट की फाइनाइट लाइफ होगी। सेकेंड पॉइंट, टोटलिटी में प्रॉफिट चेंज होगा एंड स्टेज वाइज भी प्रॉफिट चेंज होगा, प्रॉफिट पर यूनिट भी चेंज होगा। सारे स्टेज के अंदर अलग अलग थ्रेट एंड अलग अलग अपॉर्चुनिटी आएगी। सारे स्टेज की फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कोई टेक्निकल नहीं है, आप एक बार देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। सारे प्रोडक्ट की फाइनाइट लाइफ होगी एंड सारे प्रोडक्ट ये स्टेज से निकलेंगे। प्रॉफिट टोटलिटी में अलग अलग होगा एंड प्रॉफिट पर यूनिट भी अलग अलग होगा। थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी अलग अलग होगी एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकती है। बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसके अंदर भी कोई टेक्निकल नहीं है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म रिवॉर्डिंग। प्रोडक्ट की पूरी लाइफ इवेल्युएट करेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का ईयर कि 1 साल का कितना है, 2 साल का, वो इवेल्युएट नहीं करेंगे, पूरी प्रोडक्ट की लाइफ इवेल्युएट करेंगे यानी कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेंगे। प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेनिफिट है, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बेनिफिट हैं एंड बाकी के 2 अलग बेनिफिट हैं। आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अभी हम स्टार्ट करेंगे पेरेटो एनालिसिस। एक बार चैप्टर के कवरेज में आते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर 2 चीज़ आएगी, एक होगा कॉस्ट कंट्रोल एंड एक होगा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर 2 चीज़ होगी, टारगेट कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ। अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट कंट्रोल की एक टेक्निक जिसका नाम है पेरेटो एनालिसिस। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 जिसका नाम है पेरेटो एनालिसिस, जिसको कहते हैं 80:20 एनालिसिस। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सिंपली हमें प्रायोरिटी सेट करना सिखाएगा, यानी कि आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड कौन सी चीज़ों के ऊपर आपने कम ध्यान दिया तो भी चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं,
80-20 का मतलब होता है कि 80% चीज़ों के पीछे सिर्फ 20% चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 80% रेवेन्यू जनरेट होगा आपकी कंपनी के अंदर 20% ऑफ द प्रोडक्ट में से। यानी कि अगर आपको 80% रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल चाहिए, 80% रेवेन्यू के ऊपर कंफर्ट चाहिए, तो आपको सिर्फ 20% प्रोडक्ट को डिटेल में एनालाइज करना होगा। यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए 20% प्रोडक्ट। आपकी सबसे पहला ध्यान आपको 20% प्रोडक्ट के ऊपर देना होगा। इसी को कहेंगे 80:20 रूल। दो चीज़ें ध्यान में रखनी जैसी है। सबसे पहली चीज़, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड परसेंटेज रूल। हर बार एग्जैक्ट 80 और 20% अप्लाई होंगे ऐसा नहीं है। इट सिंपली मीन्स फ्यू प्रोडक्ट मेक मोस्ट वैल्यू। कई बार ऐसा भी होगा 78 और 22, या तो 82 और 18, या तो 75 और 25। ये फिक्स्ड परसेंटेज रूल नहीं है। एंड दूसरी चीज़, ये सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, कहीं और जगह पे भी अप्लाई हो सकता है। जैसे कि कस्टमर के मामले में कि 20% कस्टमर जनरेट 80% प्रॉफिट। क्वालिटी में भी पेरेटो एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं कि 80% क्वालिटी प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू 20% कॉजेज। यानी कि अगर आपको 80% क्वालिटी प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो आप ये 20% कॉजेज के ऊपर फोकस कर लो, आपके 80% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। स्टॉक कंट्रोल में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 20% क्वांटिटी रिफ्लेक्ट्स 80% वैल्यू। 20% क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे दिया तो आपकी 80% वैल्यू के ऊपर अपने आप ध्यान दिया जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी पेरेटो एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। 20% ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द कॉस्ट। अगर 80% कॉस्ट के ऊपर आपको कंट्रोल लेना है तो आप 20% कॉस्ट ड्राइवर को डिटेल में एनालाइज करो, अपने आप 80% कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। और यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिए हैं इसके अलावा भी कहीं पे भी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। 80% चीज़ों के पीछे 20% चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होगी। तो पेरेटो एनालिसिस के अंदर क्या होगा वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं कि पेरेटो एनालिसिस के अंदर कैलकुलेशन कैसे होगा। मेरे पास कुछ डेटा है, प्रोडक्ट, सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन का डेटा है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन होगा। 5 टाइप के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4, 5। पांचों प्रोडक्ट का सेल्स कितना होगा उसका डेटा भी है, एंड कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसका डेटा भी है। अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा टोटल जितना भी रेवेन्यू है उसमें से 80% रेवेन्यू या तो 80% के आसपास का रेवेन्यू कितने प्रोडक्ट में से आएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, ये सेल्स के डेटा को मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करूँगा। यानी कि लार्जेस्ट रेवेन्यू है मेरा प्रोडक्ट नंबर 4 में, उसके बाद प्रोडक्ट नंबर 2, उसके बाद प्रोडक्ट 1, 3 एंड 5। तो मैंने सेल्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज किया। प्रोडक्ट नंबर 4 में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, तो मुझे पता चला कि मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है, 8 लाख रुपीज़। ये 8 लाख रुपये का टोटल रेवेन्यू है, उसमें से 4 लाख रुपये का रेवेन्यू अकेले प्रोडक्ट नंबर 4 का है। यानी कि 50% रेवेन्यू अकेले प्रोडक्ट नंबर 4 का है। ये 8 लाख रुपये का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 25% यानी कि 2 लाख रुपये का रेवेन्यू अकेले प्रोडक्ट नंबर 2 का है। यानी कि अगर ये 8 लाख रुपए के रेवेन्यू के ऊपर मुझे कंट्रोल लेना है तो मैं अगर ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल ले लेता हूं तो मेरा 75% रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट नंबर 4 एंड प्रोडक्ट नंबर 2। सिंपल कैलकुलेशन होगा पेरेटो एनालिसिस के अंदर। सबसे पहली चीज़ आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है, उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपका 80% या तो 80% के आसपास का रेवेन्यू कौन कौन से प्रोडक्ट से आएगा। सेम चीज़ मैंने कंट्रीब्यूशन के लिए भी कैलकुलेट की है। कंट्रीब्यूशन को मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज किया, उसके बाद उसका परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेशन किया, तो मुझे पता चला कि अगर मैं प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 के ऊपर कंट्रोल ले लेता हूं तो अल्टीमेटली अप्रोक्स 77.77% मेरा कंट्रीब्यूशन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन जितना भी होगा उसमें से 77 कंट्रीब्यूशन के ऊपर अगर मुझे कंट्रोल लेना है तो मुझे प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 के ऊपर फोकस करना होगा। यहाँ पे एक एनालिसिस लिखा है कि प्रोडक्ट 1 रिप्रेजेंटिंग 12.5% ऑफ द सेल्स गिव्स 55.55% ऑफ द रेवेन्यू। प्रोडक्ट 1 में मेरा टोटल सेल्स इज ओनली 12.5% और यही प्रोडक्ट 1 में से मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 55.55। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। तो इन शॉर्ट पेरेटो एनालिसिस हमें यही चीज़ कहेगा कि 80% चीज़ों के लिए 20% चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होगी। अभी यहाँ पे चीज़ों का क्या मतलब है, हो सकता है कि रेवेन्यू हो सकता है कि क्वालिटी खराब होने का पीछे का रीज़न हो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट ड्राइवर हो, या तो कोई भी मटेरियल का स्टॉक पड़ा है उसके अंदर स्टॉक की वैल्यू भी हो, कुछ भी हो सकता है। 80% चीज़ों के पीछे 20% चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होगी। और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे पहले आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है, उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट करना है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि 80% या तो उसके आसपास का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेरेटो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट भी खत्म हुआ। अभी हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि मुझे अकाउंटिंग करना है या तो मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना है किसका, एनवायरमेंटल कॉस्ट का। यानी कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द एनवायरमेंटल कॉस्ट।
और एनवायरमेंटल कॉस्ट को कलेक्ट एंड एनालाइज करना क्यों है? ब्रॉडली दो रीजन की वजह से। सबसे पहली चीज़, एनवायरमेंटल कॉस्ट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड दूसरी चीज़, एनवायरमेंटल कॉस्ट को मैं डिसीजन लेते समय इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, यानी कि कोई भी डिसीजन जो मैंने लिया है उसके अंदर एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या क्या होगी, एंड वो वही डिसीजन जो मैंने लिया है उसके अंदर एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या क्या होंगे। तो इन शॉर्ट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है एनवायरमेंटल कॉस्ट का मुझे अकाउंटिंग करना है, और क्यों करना है वो भी हमने देख लिया, और एनवायरमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो भी देख लेंगे। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर ब्रॉडली दो चीज़ आएगी। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने जितनी भी कॉस्ट इनकर की वो मेरी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, एंड अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनाया उसके बेसिस पे जितनी भी कॉस्ट इनकर होगी वो भी मेरी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए दो टाइप के कॉस्ट होंगे, प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट। एंड अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनाया उसके बेसिस पे मुझे कॉस्ट जितने भी इनकर होंगे वो भी दो टाइप के होंगे, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। टाइप्स ऑफ क्वालिटी के अंदर प्रिवेंशन कॉस्ट का क्या मतलब था कि खराब क्वालिटी को प्रिवेंट करने के लिए मैं जितनी भी कॉस्ट इनकर करूंगा वो मेरी प्रिवेंशन कॉस्ट है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। एनवायरमेंटल कॉस्ट के अंदर प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होगी? एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, एनवायरमेंट को जो भी नुकसान हो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं जितनी भी कॉस्ट इनकर करूंगा वो मेरी क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। आपने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लिया ताकि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, नुकसान को प्रिवेंट करने के लिए आपने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लिया, तो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का कॉस्ट आपका एनवायरमेंट कॉस्ट है, और उसको हम प्यार से क्या नाम देंगे? प्रिवेंशन एनवायरमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्रिएटिंग एनवायरमेंटल पॉलिसी, साइट एंड फिजिबिलिटी स्टडी, नॉइज एब्जॉर्बिंग डिवाइस, प्लांटिंग ट्रीज। ये सारे एग्जाम्पल क्या हुए आपके? प्रिवेंशन कॉस्ट। यानी कि एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो उसके बेसिस पे, यानी कि एनवायरमेंट का नुकसान प्रिवेंट करने के लिए आप जितने भी कॉस्ट इनकर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्रिवेंशन एनवायरमेंटल कॉस्ट। अप्रेजल एनवायरमेंटल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर क्या मतलब था कि कोई भी टाइप का मैं टेस्टिंग करूं, कोई भी टाइप का ऑडिटिंग करूं, कोई भी टाइप का मॉनिटरिंग करूं। प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर मैंने जितने भी कॉस्ट इनकर की है उसका टेस्टिंग भी अगर मैं करता हूं तो उसकी कॉस्ट जितनी भी होगी वो भी कहाँ पे आएगी? अप्रेजल कॉस्ट के अंदर। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। एनवायरमेंटल कॉस्ट के अंदर अप्रेजल कॉस्ट क्या होगी? एग्जाम्पल देखते हैं, मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, इंस्पेक्टिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ उसका मैं टेस्टिंग करता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, इंस्पेक्शन करता हूँ, ये सारे कॉस्ट मेरे कहाँ पे आएंगे? अप्रेजल कॉस्ट। इन शॉर्ट, कोई भी टाइप का टेस्टिंग कहाँ पे आएगा? अप्रेजल कॉस्ट के अंदर। इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। वहाँ पे इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर में का क्या मतलब था कि कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने से पहले जितनी भी कॉस्ट इनकर करूँगा वो मेरा इंटरनल फेलियर है, एंड कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने के बाद जितनी भी कॉस्ट इनकर करूँगा वो मेरा एक्सटर्नल फेलियर है। उसके अंदर क्या था कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो हो ही चुका है, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो 100% खराब है, पर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है उसके अंदर भी दो बाइफर्केशन थे कि प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो चुका है, अगर डिलीवर हो चुका है उसके बाद में जितनी भी कॉस्ट इनकर करूँगा वो मेरी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, एंड कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने से पहले जितने भी कॉस्ट इनकर करूँगा वो मेरी इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर के अंदर क्या डिफरेंस है? वेस्ट या तो स्क्रैप या तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकती है वो ऑलरेडी मेरी कंपनी के अंदर जनरेट तो हो ही चुकी है, अभी जनरेट होने के बाद एनवायरनमेंट में डिस्पोज करने से पहले अगर मैं कॉस्ट इनकर करता हूं तो उसको मैं कहूँगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एंड वेस्ट या तो स्क्रैप या तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकती है वो जनरेट भी हो चुकी है, एंड एनवायरनमेंट में डिस्पोज करने के बाद अगर मैं कॉस्ट इनकर करता हूं तो उसको मैं कहूँगा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। यानी कि एनवायरनमेंट में डिस्पोज करने से पहले अगर कॉस्ट इनकर करता हूँ तो इंटरनल फेलियर, एंड एनवायरनमेंट में डिस्पोज करने के बाद अगर कॉस्ट इनकर करता हूँ तो उसको मैं कहूँगा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटीज दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बट नॉट डिस्चार्ज टू द एनवायरनमेंट, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी कंपनी के अंदर ही उसका मैं रिसाइकलिंग कर सकता हूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगा? इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का एग्जांपल लेते हैं, रिस्टोरिंग लैंड टू इट्स नेचुरल स्टेट। लैंड के अंदर आपने वेस्ट डिस्चार्ज कर दिया तो हो सकता है कि उसके बेसिस पे एनवायरनमेंट को नुकसान हो, यानी कि वेस्ट को एनवायरनमेंट के अंदर डिस्चार्ज करने के बाद जितनी भी आप कॉस्ट इनकर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली चीज़, एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, यानी कि एनवायरनमेंट का नुकसान प्रिवेंट करने के लिए आप जितनी भी कॉस्ट इनकर करेंगे वो आपका प्रिवेंशन कॉस्ट है। कोई भी टाइप का टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन या तो ऑडिटिंग करेंगे वो आपकी अप्रेजल कॉस्ट है।
वेस्ट जनरेट तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी एनवायरनमेंट में डिस्पोज करने से पहले जितने भी कॉस्ट इनकर करेंगे वो आपका इंटरनल फेलियर है। एंड वेस्ट जनरेट हो भी चुका है एंड एनवायरनमेंट में डिस्पोज करने के बाद आप जितने भी कॉस्ट इनकर करेंगे वो आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। बाकी के पॉइंट मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हिसाब से एनवायरमेंटल कॉस्ट के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि UNDSD, उसके मुताबिक एनवायरमेंटल कॉस्ट के दो टाइप हैं एंड इन प्रैक्टिस भी एनवायरमेंटल कॉस्ट के दो टाइप हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट इज नॉट ए इजी प्रोसेस। एनवायरमेंटल कॉस्ट का मैनेजमेंट करना कोई आसान बात नहीं है। क्यों? सबसे पहला रीजन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। सबसे पहली चीज, एनवायरमेंटल कॉस्ट कहेंगे किसको, उसको डिफाइन करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड दूसरी चीज, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि हमारा टॉपिक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिर एग्जैक्टली कहेंगे किसको, उसको भी डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरी चीज, हैविंग डिफाइंड देम, मान लेते हैं कि एक बार हमने डिफाइन भी कर दिया कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहेंगे किसको, सम ऑफ द कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट एंड आइडेंटिफाई। एनवायरमेंटल कॉस्ट को सेपरेट आउट करना एंड उसको आइडेंटिफाई करना वो भी डिफिकल्ट हो सकता है। एंड तीसरी चीज, कॉस्ट कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर आइडेंटिफाइड एट फर्स्ट प्लेस। कॉस्ट को कंट्रोल करना तभी पॉसिबल है जब कॉस्ट आइडेंटिफाई हो सके, इसलिए एनवायरमेंटल कॉस्ट को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पूरे पेज के अंदर मेरे ख्याल से एक ही कॉन्सेप्ट ऐसा था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था कि एनवायरमेंटल कॉस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। ये मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट रिड्यूस होगा एंड आपकी रेवेन्यू इंप्रूव होगी। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगा, स्मॉल इंप्रूवमेंट बाय क्लोज अटेंशन कैन लीड टू कॉस्ट रिडक्शन, इसके अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। एंड रेवेन्यू भी आपका इंप्रूव होगा। इंप्रूव्ड रेप्यूटेशन कैन लीड टू इंक्रीज्ड सेल्स, अगर आपकी रेप्यूटेशन अच्छी होगी तो आपका सेल्स भी इंक्रीज होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट इंक्रीज होगी। यहाँ पे एडवांटेजेस में था कि कॉस्ट रिड्यूस होगी, अभी डिसएडवांटेजेस में बोलेंगे कि कॉस्ट इंक्रीज होगी। कैसे? कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंग विथ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग एनवायरमेंटल इमेज, ये सब चीज़ करने के लिए आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ फेलियर, अगर एनवायरमेंट का अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो उस केस में आपको कॉस्ट इनकर करनी होगी। कॉस्ट ऑफ क्लीनअप, कॉस्ट ऑफ पेनल्टीज में बी इम्पोज्ड फॉर पुअर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग से फायदा क्या होगा, कॉस्ट कम होगी एंड रेवेन्यू इंक्रीज होगी। एंड उससे नुकसान क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी एंड फेलियर की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि उसका मतलब क्या होगा, वो हमें करना क्यों है। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट देखे जिसके अंदर 4 टाइप देखे थे, बाकी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थे। एडवांटेजेस देखे एंड डिसएडवांटेजेस देखे। अभी एनवायरमेंटल कॉस्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। इसके अंदर आपको 2 चीज़ करनी होगी। सबसे पहली चीज़, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। एनवायरमेंटल कॉस्ट आपकी कंपनी के अंदर कितनी इनकर होगी, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो एंड आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर कंट्रोल लाना है। सबसे पहली चीज़, आपकी कंपनी के अंदर जितना भी एनवायरमेंटल कॉस्ट इनकर होगा उसको आइडेंटिफाई करना है एंड आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कंट्रोल करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी क्यों है, यानी कि वाई, और आइडेंटिफाई करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाई। एनवायरमेंटल कॉस्ट आइडेंटिफाई करने का सिंपल रीजन एक ही है, कोई भी प्रोडक्ट या तो प्रोसेस का आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए प्रोडक्ट या तो प्रोसेस की टोटल कॉस्ट आपको पता होनी ज़रूरी है। एंड टोटल कॉस्ट के अंदर एनवायरमेंटल कॉस्ट एक कंपोनेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो हमने ये तो देख लिया कि एनवायरमेंटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी क्यों है। अभी हम ये देखते हैं कि ये एनवायरमेंटल कॉस्ट कितनी कॉस्ट हुई उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। सिंपली ये पॉइंट हमें ये कहना चाहता है कि आप ये देखो कि आपने इनपुट कितना डाला था एंड आपको आउटपुट कितना मिला। अगर इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से, इसका मतलब आपकी कंपनी के अंदर या तो कोई स्क्रैप हुआ है या तो कोई वेस्ट हुआ है। इन ये स्क्रैप या तो वेस्ट एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकता है, यानी कि जितना भी डिफरेंस इनपुट एंड आउटपुट के बीच में है वो आपका एनवायरमेंटल कॉस्ट हुआ। ये सारी इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई नहीं होगा, वही इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई होगा जिसके अंदर स्क्रैप या तो वेस्ट एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास बेंगल्स
एज ए आउटपुट टू बी मैच विथ वॉल्यूम ऑफ इनपुट लाइक सैंड, सोडा एस। ये सब का इनपुट आप कैलकुलेट करो एंड कितनी एक्चुअल में ग्लास बेंगल प्रोड्यूस हुई उसका आप आउटपुट कैलकुलेट करो। अगर इनपुट ज्यादा है आउटपुट की कंपेयर में तो इनपुट एंड आउटपुट के डिफरेंस को हम प्यार से क्या कहेंगे, वेस्ट, यानी कि वो आपका एनवायरमेंटल कॉस्ट है। दूसरा एग्जांपल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। ये पॉइंट हमें ये कहना चाहता है कि मटेरियल का फ्लो आपको डिटेल में एनालाइज करना होगा, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक होगा मटेरियल, एक होगा सिस्टम एंड एक होगा डिलीवरी एंड डिस्पोजल। मटेरियल का मतलब होता है कि मटेरियल विच आर इन प्रोसेस, जो अभी प्रोसेस के अंदर है वो मटेरियल। दूसरी चीज सिस्टम, यानी कि इन हाउस हैंडलिंग कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग एंड सपोर्टिंग मटेरियल, मटेरियल जो भी गोडाउन में पड़ा है वो मटेरियल। एंड तीसरी चीज डिलीवरी एंड डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट। सबसे पहली चीज जो गोडाउन में मटेरियल पड़ा है वो एक कैटेगरी हुई, दूसरी चीज जो मटेरियल अभी प्रोसेस में है वो कैटेगरी हुई, एंड तीसरी चीज जो मटेरियल डिलीवरी की प्रोसेस में है या तो जो मटेरियल हमने डिस्पोज कर दिया उसकी कैटेगरी हुई। ये तीनों कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद तीनों कैटेगरी के अंदर आपको क्या डालना होगा, मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, पर यूनिट डेटा कितना है और मटेरियल की टोटल वैल्यू कितनी है। और ये सब चीज करने से आपको ट्रैक रहेगा कि कितना मटेरियल गोडाउन में है, कितना मटेरियल प्रोसेस में है एंड कितना मटेरियल डिस्पोज हुआ। एंड कहीं पे भी मटेरियल कुछ मिसिंग है या तो मटेरियल का वेस्ट हुआ तो आपको ट्रैक रहेगा कि एनवायरमेंटल कॉस्ट ब्रॉडली किसकी वजह से है। जब मटेरियल गोडाउन में होगा तब मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा होगा, यानी कि एनवायरमेंटल कॉस्ट ज्यादा होगा। मटेरियल जब प्रोसेस में है तब एनवायरमेंटल कॉस्ट ज्यादा होगा, या तो मटेरियल डिलीवरी या तो डिस्पोजल के टाइम एनवायरमेंटल कॉस्ट ज्यादा होगा। एकदम फालतू पॉइंट है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ध्यान से देखना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी की कितनी कॉस्ट है। दूसरी चीज हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, यानी कि ये एक्टिविटी को ड्राइव कौन करेगा। तीसरी चीज हम कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करेंगे एंड लास्ट में जो प्रोडक्ट ने जितने भी कॉस्ट ड्राइवर का यूज किया है अकॉर्डिंगली वो एक्टिविटी की कॉस्ट वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज की जाएगी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल मेरे पास है, डिस्पोजिंग वेस्ट की एक मेरी एक्टिविटी है एंड उसका कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स डिस्पोज्ड। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है कि मेरी एक्टिविटी को ड्राइव कौन करेगा। वापस से एग्जांपल देता हूँ, मेरी डिलीवरी की कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा, नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो डिलीवरी करने की एक्टिविटी हुई, ये डिलीवरी करने की एक्टिविटी को ड्राइव कौन करेगा, मेरी नंबर ऑफ डिलीवरीज, यानी कि डिलीवरी कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा, नंबर ऑफ डिलीवरीज। सिमिलर मैनर में डिस्पोजिंग वेस्ट मेरी एक एक्टिविटी हुई, इसको ड्राइव कौन करेगा, यूनिट्स डिस्पोज्ड। प्लांटिंग ट्रीज ये मेरी एक एक्टिविटी हुई, उसको ड्राइव कौन करेगा, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक मेरी एक्टिविटी हुई, उसको कौन ड्राइव करेगा, मेन आर्ट्स फॉर सच एक्टिविटी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल कॉस्टिंग के अंदर अप्लाई करना है। मेरे पास कुछ डेटा है, प्रोडक्ट ए है एंड प्रोडक्ट बी है। 3 टाइप के कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर 1, 2 एंड 3। कौन से कॉस्ट सेंटर में कौन से प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट हुआ उसका डेटा है। प्रोडक्ट ए का है एंड प्रोडक्ट बी का है। टोटल प्रोडक्ट ए का कॉस्ट इज 190 एंड प्रोडक्ट बी का टोटल कॉस्ट इज 310, यानी कि प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का टोटल कॉस्ट इज 500। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया है। डेटा ऑफ वेस्ट यूनिट्स, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के अंदर कितने यूनिट्स का वेस्ट हुआ उसका डेटा भी मेरे पास अवेलेबल है। प्रोडक्ट ए के अंदर 6 यूनिट का लॉस हुआ एंड प्रोडक्ट बी के अंदर 9 यूनिट्स का लॉस हुआ, यानी कि प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों प्रोडक्ट का मिला के टोटल 15 यूनिट्स का वेस्ट हुआ है। सेम टू सेम एग्जांपल डिस्पोजिंग वेस्ट, ये डिस्पोजिंग वेस्ट का जो भी मेरा एक्सपेंस होगा उसकी कॉस्ट ड्राइवर क्या है, यूनिट्स डिस्पोज्ड, यानी कि डिस्पोजिंग वेस्ट। इसके लिए मुझे जितना भी कॉस्ट इनकर होगा आइडियली ये कॉस्ट को मुझे कौन से रेशियो में बाइफरकेट करना होगा, यूनिट्स डिस्पोज्ड। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे ये दिया है कि वेस्ट को डिस्पोज करने का खर्चा कितना है तो मुझे उसको आइडियली 6:9 के रेशियो में डिवाइड करना होगा। यही सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम एक सिंपल चीज़ करेंगे कि एक्टिविटी की कॉस्ट प्रोडक्ट के अंदर कैसे चार्ज करनी है, वो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हम ये देखेंगे कि एक्टिविटी की कॉस्ट टोटल कितनी है, एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, फिर कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करेंगे एंड जो भी प्रोडक्ट ने जितने भी कॉस्ट ड्राइवर का यूज़ किया है अकॉर्डिंगली एक्टिविटी की कॉस्ट प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज की जाएगी। कुछ डेटा दिया है, इन एडिशन टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 500, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 500। ओवरहेड ऑफ 150 इज इनकर्ड विच इज इक्वली डिवाइडेड, यानी कि 75:75। मेरी कंपनी के अंदर 150 की वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी, एग्जिस्टिंग में इक्वली डिवाइड करूंगा प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के अंदर, यानी कि 75:75 के रेशियो में प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के अंदर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ऑन ऑब्जर्वेशन इट वॉज फाउंड दैट आउट ऑफ 150, टोटल 150 में से
90 रुपीज़ इज़ ऑन अकाउंट ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे करनी होगी। ये 90 रुपीज़ का वेस्ट एग्जिस्टिंग कौन से रेशियो में है, कहने से इक्वली 45-45, पर आइडियली कौन से रेशियो में होने चाहिए, यूनिट्स डिस्पोज के रेशियो में। यही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ 90 इज इनकर्ड फॉर डिस्पोजिंग टोटल 15 यूनिट्स। अलोकेशन ऑफ 90 विल बी इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स डिस्पोज्ड, यानी कि प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के अंदर कितने यूनिट्स का डिस्पोजल हुआ उसके बेसिस पे यूनिट्स डिस्पोजल की कॉस्ट में ट्रांसफर करूंगा या तो बाइफरकेट करूंगा। तो टोटल 150 में से मुझे पता चला कि 90 रुपीज़ की कॉस्ट यूनिट्स को डिस्पोज करने की वजह से है एंड बाकी की 60 रुपीज़ की कॉस्ट कोई बात नहीं, मैं इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ जो मैं पहले करता आ रहा था। तो ये 90 की कॉस्ट को मुझे 6:9 के रेशियो में डिवाइड करनी होगी एंड बाकी की 60 रुपीज़ की कॉस्ट मैं 30 एंड 30 इक्वली डिवाइड कर दूंगा। तो सेम टू सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है। तो उस हिसाब से मुझे पता चला कि प्रोडक्ट ए के अंदर टोटल कॉस्ट आनी चाहिए 66 एंड प्रोडक्ट बी के अंदर टोटल कॉस्ट आनी चाहिए 84। अभी मेरी एग्जिस्टिंग क्या है 75 एंड 75, पर 75 एंड 75 नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट ए के अंदर आना चाहिए 66 एंड प्रोडक्ट बी के अंदर आना चाहिए 84। सिंपल कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल कॉस्ट के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। एंड द लास्ट पॉइंट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। पर अभी तक हमने क्या देखा, हमारा पॉइंट ये था कि एनवायरमेंटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि इनपुट एंड आउटपुट का रेशियो देखो, इनपुट अगर ज़्यादा है आउटपुट की कंपेयर में तो जो भी डिफरेंस है वो आपका एक टाइप का वेस्ट है। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने देखा कि मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है ताकि आप आसानी से एनवायरमेंटल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सको, यानी कि कौन सी जगह पे मटेरियल का वेस्ट हुआ है वो आइडेंटिफाई करो एंड जो भी जगह पे मटेरियल का वेस्ट ज़्यादा हुआ वहाँ पे एनवायरमेंटल कॉस्ट ज़्यादा है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ये हेल्प लेके आप एनवायरमेंटल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये कॉन्सेप्ट आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये तो देख लिया कि एनवायरमेंटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद यही एनवायरमेंटल कॉस्ट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कंट्रोल करना जरूरी क्यों है। एकदम आसान पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, कंपनी बिकम्स पॉपुलर इफ इट्स एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। कोई भी कंपनी अगर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल है तो हो सकता है कि वो पॉपुलर बन सकती है। सेकंड पॉइंट, बीइंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर सम इंडस्ट्रीज दिस कॉस्ट नीड टू बी मैनेज। कोई इंडस्ट्री के लिए हो सकता है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पोर्शन हो, तो उस इंडस्ट्री के लिए तो एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करना कंपलसरी हो सकता है। जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री के लिए क्या होगा कि एनवायरमेंटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा, तो ऑयल इंडस्ट्री के लिए एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करना कंपलसरी होगा। एंड द थर्ड पॉइंट, रिड्यूस नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज। नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज को रिड्यूस करने के लिए भी एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर पॉपुलर होना है तो एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा। कोई इंडस्ट्री के लिए एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करना कंपलसरी होगा। एंड तीसरी चीज, नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज को रिड्यूस करने के लिए भी आपको एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करना जरूरी क्यों है वो हमने देख लिया। अभी हम ये देखते हैं कि एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर 5 सब कैटेगरी है। वेस्ट का एनवायरमेंटल कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वाटर का, एनर्जी का, ट्रांसपोर्ट का, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल का एनवायरमेंटल कॉस्ट हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेस्ट का एनवायरमेंटल कॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर 2 चीज़ है, वेस्ट का मॉनेटरी कॉस्ट कंट्रोल करना है एंड वेस्ट का एनवायरमेंटल कॉस्ट कंट्रोल करना है। वेस्ट का मॉनेटरी कॉस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट की वजह से कंपनी को प्योरली मॉनेटरी कॉस्ट क्या क्या इनकर हो सकती है। इन ये जो भी मॉनेटरी कॉस्ट इनकर होगी उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग इज आइडेंटिफाइड बाय कंपेयरिंग वेट ऑफ रॉ मटेरियल बॉट एंड प्रोडक्शन यील्ड, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल हमने परचेस किया है उसका वेट कितना है उसका हमें ट्रैक रखना होगा। एंड रॉ मटेरियल जो भी बाय किया है उसके सामने हमें जो भी प्रोडक्शन यील्ड मिला उसका वेट कितना है इसका भी हमें ट्रैक रखना होगा। इन ये दोनों के डिफरेंस का भी ट्रैक हमें रखना होगा। इतना सारा ट्रैकिंग हम रखते हैं तो हो सकता है कि वेस्ट की वजह से जो भी मॉनेटरी कॉस्ट होगा उसके ऊपर हम कंट्रोल रख सकते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि वेस्ट की वजह से जो भी मॉनेटरी कॉस्ट अराइज होगा उसके ऊपर अगर हमें कंट्रोल रखना है तो हम किस तरह से रख सकते हैं। सिंपल चीज़ करनी होगी, हमें कुछ ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि जो भी रॉ मटेरियल हमने बाय किया है उसका वेट कितना है, प्रोडक्शन यील्ड जो भी हमें मिला है उसका वेट कितना है, एंड ये दोनों का डिफरेंस जो भी है उसका वेट कितना है। तो हमें पता चलेगा कि हमारा मॉनेटरी कॉस्ट कितना होगा। एंड एक बार मॉनेटरी कॉस्ट कितना है वो पता होगा तो जाहिर सी बात है कि हम उसके ऊपर कंट्रोल भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंटल कॉस्ट।
वेस्ट की वजह से जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट अराइज होगा उसके ऊपर हम कंट्रोल कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट कहेंगे किसको, फॉर एग्जांपल लूजिंग लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज को लूज करना वो आपका एक टाइप का एनवायरमेंटल कॉस्ट है, और वो अराइज कैसे होगा, वेस्ट की वजह से। तो एग्जाम्पल तो देख लिया कि वेस्ट की वजह से एनवायरमेंटल कॉस्ट कौन कौन से टाइप के अराइज हो सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि ये एनवायरमेंटल कॉस्ट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, company can have separate storage tank for bulk storage of waste to reduce the procuring small drums and ultimately disposing of waste। स्मॉल ड्रम्स लेना एंड मल्टीपल टाइम वेस्ट को डिस्पोज करना, इससे अच्छा तो ये रास्ता है कि बल्क स्टोरेज के लिए आप एक बड़ी टैंक ले लो एंड बल्क स्टोरेज करने के बाद आप बल्क में डिस्पोज करो। उससे फायदा क्या होगा कि वेस्ट की वजह से जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट होगा हो सकता है कि वो कंट्रोल में आ सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था, इससे और रास्ते भी हो सकते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट को कम करने के लिए, एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। तो हमने ये देख लिया कि वेस्ट की वजह से जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट इंक्रीज होगा उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वेस्ट के अंदर दो चीज आएगी, मॉनेटरी कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट। अभी हम ये देखते हैं कि वाटर के केस में एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो बिजनेस इज पे फॉर वाटर ट्वाइस, वाटर के पेमेंट दो बार होता है, वाटर को बाय करने के लिए भी एंड वाटर को डिस्पोज करने के लिए भी। तो इससे अच्छा एक आपको काम करना होगा, वाटर का ऑप्टिमम कंजम्पशन हो एंड वाटर का मैक्सिमम रीयूज हो, ये आपको ट्राई करना है। और उसके बेसिस पे वाटर का जितना भी वेस्ट होगा, वाटर की वजह से जितना भी एनवायरमेंटल कॉस्ट होगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी। एनर्जी के केस में आप एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इंस्टॉलिंग 5 स्टार रेटेड इक्विपमेंट, या तो सोलर लाइट्स का यूज कर सकते हो, या तो प्रिवेंट आइडल रनिंग इक्विपमेंट। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर सकते हो तो एनर्जी की वजह से जो भी एनवायरमेंट को नुकसान होगा उसको कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट इंक्रीज होगा उसको कंट्रोल करना होगा। तो आप कैसे कर सकते हो, रूट ऑप्टिमाइजेशन फॉलो करो कि यही रूट हमारे लिए ऑप्टिमाइज होगा, यही रूट हमारे लिए फॉलो करना जरूरी है। फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स का यूज करके आप ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट होगी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल, कार्ट्रिज फॉर प्रिंटर कैन बी रिफिल्ड। ये सब चीजें फॉलो करके भी कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल की वजह से जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट इंक्रीज होगी उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट को अगर कंट्रोल करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा। वेस्ट की वजह से जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट होगी उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वाटर की वजह से, एनर्जी की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से एंड कंज्यूमेबल्स की वजह से एनवायरमेंटल कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगी वो हमने देखा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया है, इन एडिशन टू अबव company should consider non-financial factors like health of the workers. It can be implemented by giving training to the workers, protective glasses, clothes, providing first aid kits, regular health checkup। ये सारी चीज़ें फॉलो करके भी वर्कर्स की हेल्थ कंपनी इंप्रूव कर सकती है। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे वो भी हमने देख लिया। एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ वर्कर्स की हेल्थ के बारे में भी कंपनी को सोचना होगा, और वो हेल्थ के बारे में सोचने के लिए कंपनी कौन कौन से स्टेप फॉलो कर सकती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज रोल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन डिसीजन मेकिंग, या तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारा टॉपिक यही था, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, या तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। अभी तक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हमने जो भी डिस्कस किया ये सारी चीजें करनी जरूरी क्यों है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। फटाफट एक बार देख लेते हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रिकैलकुलेटेड कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर हम एनवायरमेंटल कॉस्ट इंक्लूड करेंगे तो कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज हो जाएगी, यानी कि रिकैलकुलेटेड कॉस्ट होगी। एंड जब भी कॉस्ट को रिकैलकुलेट किया है तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी चेंज होगी, यानी कि डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रिकैलकुलेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, रीएवैल्यूएट प्रॉफिट मार्जिन। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन को भी रीएवैल्यूएट करना होगा एनवायरमेंटल कॉस्ट को इंक्लूड करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग क्वालिफाइड परफॉर्मेंस टारगेट। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कभी भी करना होगा तो उस केस में आप एनवायरमेंटल कॉस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, 2-3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो उसके अंदर एनवायरमेंटल कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद इन्वेस्टमेंट की क्या सिचुएशन है वो देख सकते हैं। रीडिजाइन प्रोसेस टू रिड्यूस एनवायरमेंटल कॉस्ट। एनवायरमेंटल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोसेस को रीडिजाइन करने की जरूरत होगी तो वो भी हम कर सकते हैं। फेजिंग आउट सर्टेन प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर अगर ज़्यादा एनवायरमेंटल कॉस्ट होगा तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये प्रोडक्ट को यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो इन शॉर्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ क्या होगा वो मैंने यहाँ पे दिया है, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 भी खत्म हुआ।